हेलो दोस्तों, आईएमएस लॉन्च होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2024 को। आईएमएस मतलब कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है। इसकी मदद से आपको जो बहुत दिन से इंतज़ार था वो वाला फीचर अब आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। इनवॉइसेस जो कि आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने थे अपने इनपुट के लिए, वो सब चीज़ें अब आप कर पाओगे। आपका पूरा कंट्रोल होगा आपके इनपुट के ऊपर और सप्लायर के डाले हुए इनवॉइसेस के ऊपर। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि आप पर्टिकुलर इनवॉइस को रिजेक्ट कर सको, कि बाद में कभी भी कोई इश्यू आता था तो आपके पास में ये सबूत नहीं होता था कि ये पर्टिकुलर इनवॉइस का रिलेटेड हमने इनपुट लिया था, नहीं लिया था, हमने रिजेक्ट करना चाहा था पर हम नहीं कर पाए थे। पर ज़्यादा समय ना लेते हुए डिपार्टमेंट ने भी ये फंक्शन अब लॉन्च कर दिया गया है। अब ये 1 अक्टूबर से आपको दिखना शुरू हो जाएगा जीएसटी के पोर्टल पर। और हाल ही में जीएसटी डिपार्टमेंट ने इससे रिलेटेड कुछ एफएक्यूज लॉन्च किए हैं, आपके लिए प्रेजेंट किए हैं, और मैं उन्हीं के लिए समरी बनाकर आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि क्या है वो एफएक्यूज जो कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आने वाले हैं, क्या क्या वो परेशानियाँ हैं, सबको जो फेस होने वाली हैं, उनके रिलेटेड डिपार्टमेंट ने कोशिश किया है कि वो जल्द से जल्द उनका जवाब दे दें, ताकि जैसे ही वो फंक्शन लॉन्च हो, अवेलेबल हो पोर्टल के ऊपर, तो लोग उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। चलिए फिर देखते हैं क्या क्या है वो FAQs। चलिए जी, सबसे पहले तो थोड़ी सी समरी एक बार देख लेते हैं कि जो IMS इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है, किस लिए डिज़ाइन किया गया है। टू स्ट्रीमलाइन द इंटरेक्शन बिटवीन द सप्लायर एंड रेसिपिएंट अंडर जीएसटी। जीएसटी में जो सप्लायर और रेसिपिएंट है सर्विसेज का, गुड्स का, उसके बीच में एक इंटरेक्शन हो पाए कि कौन सा इनवॉइस सही है, क्या चेंजेस उसके अंदर करने हैं, उन दोनों के बीच तालमेल बैठ पाए, उसके लिए ये एक इंटरेक्शन है, एक फंक्शन उन्होंने लॉन्च किया है। इट अलाउज द रेसिपिएंट टू मैनेज इनवॉइस बाय एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग और कीपिंग देम पेंडिंग टू इंश्योर एक्यूरेट क्लेम्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर जो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो चाहे तो उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करेगा, अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो उसकी 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, उसको वो क्लेम करना पड़ेगा। अगर उसने रिजेक्ट किया तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसकी 2B में नहीं जाएगा। उसके बाद में वो पेंडिंग भी रख सकता है कि उसे एक्सेप्ट बाद में करना चाहता हो, तो उसके बेसिस पे फिर क्या होगा वो आपको आगे जानने को मिलेगा। दिस सिस्टम हेल्प्स टू वेरीफाई invoices filed by suppliers under GSTR 1 IFF and ensures that only valid invoices are considered for ITC, thereby reducing errors and fraud। तो फ्रॉड घटाने का डिपार्टमेंट का पूरा बहुत इच्छा है, पर उनका जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे आएगा। जब ऐसे सिस्टम्स ऑनलाइन आते जाएंगे, एक रेसिपिएंट के पास में जब ये पावर होगी कि वो कौन सा इनवॉइस एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें आने वाले समय में जो जीएसटी के फ्रॉड्स हो रहे हैं, हमने रिसेंट में एक वीडियो शेयर किया था, उसको आप देखना चाहे तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में जीएसटी से रिलेटेड कितना अमाउंट का फ्रॉड है दोस्तों। क्योंकि छोटे मोटे अमाउंट का फ्रॉड नहीं आता, यहाँ पर 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ इस टाइप की अमाउंट के फ्रॉड होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जिस अमाउंट से। चलिए अब जान लेते हैं जल्दी जल्दी कि FAQs क्या है, और मैंने इनको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में रखा है जिससे कि आपको जल्दी से समझ पाए। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये तो आप सभी को पता ही है कि इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, पेंडिंग रखना, ताकि आप इनपुट अपना जो है वो एकदम सही तरीके से कैलकुलेट कर पाओ, सही क्लेम कर पाओ। इसलिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट ने आपको ला कर दिया है। कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। चलिए ये एक अच्छा है। डैशबोर्ड पे जाना है, जीएसटी के पोर्टल पे डैशबोर्ड पे जाना है, उसके बाद में आपको सर्विसेज पे जाना है, फिर रिटर्न्स के अंदर जाना है। उस रिटर्न्स के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड आपको वहाँ पर दिखेगा। यानी कि जो जहाँ से हम रिटर्न पे जाते थे रिटर्न फाइल करने के लिए, वहीं पर आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का भी मिलेगा। जो 2B और 2A जहाँ पर रिफ्लेक्ट भी करती थी, वहीं पर एक और बॉक्स आपको दिखाई देगा, इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड या फिर IMS डैशबोर्ड के नाम से वो आपको दिखाई दे जाएगा जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं। वहीं पर
व्हेन विल IMS बिल अवेलेबल, 1 अक्टूबर 2024 से अवेलेबल होगा। और एक्शन कब ले पाएंगे इसके ऊपर, जब 2B जनरेट होती है उससे एक दिन पहले 14 तारीख से हम इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर सकेंगे। विच रिकॉर्ड्स विल बी अवेलेबल इन IMS, कौन से रिकॉर्ड्स हैं, कौन से वो इन्वॉइसेस होंगे जो IMS के अंदर रिफ्लेक्ट करने वाले हैं दोस्तों। ऑल सेव्ड और फाइल्ड ओरिजिनल एंड अमेंडेड इन्वॉइसेस फ्रॉम GSTR 1, 1A, IFF, यानी कि IFF तो जो क्वार्टरली लोग हैं वो जो रिटर्न फाइल करते हैं तो IFF फाइल करते हैं, उन लोगों ने जो इन्वॉइसेस फाइल किए हैं वो जिन्होंने GSTR 1 फाइल किया है, GSTR 1 फाइल करने के बाद जिन्होंने GSTR 1A भी जिन्होंने फाइल किया है, वो जो भी इन्वॉइसेस फाइल करेंगे वो आपको दिखाई देंगे। एक्सेप्ट क्या चीज़ नहीं आएगी, दोज एन एलिजिबल फॉर ITC, जो इन्वॉइसेस ITC के लिए आपके पास अवेलेबल ही नहीं होंगे, जिनके ऊपर ITC आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वो आपको नहीं मिलेगा IMS के अंदर। उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। जैसे कि 16.4 में आपको लिखा होता है, 16.4 आप एक बार देख लीजिएगा, उसके अंदर जो जो चीज़ें मेंशन है वो आप नहीं ले पाएंगे। वैसे इसमें ITC कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वही है, बाकी यही। What happens to accepted and rejected invoices? Accepted और rejected invoices का आप क्या होगा? Once GSTR 3B is filed for a period, accepted and rejected records for that period will be removed from IMS. IMS से हटा दिए जाएंगे उनको। While pending and future records will remain. तो जो हमने एक्सेप्ट किया और रिजेक्ट किया वो दोनों IMS से हट जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि पेंडिंग भी हम रख सकते हैं किसी इनवॉइस को, तो वो जब तक आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करोगे तब तक वो आपको IMS के अंदर दिखाई देगा। एंड जैसे ही आप उस पर कोई एक्शन लेते हैं वो तभी उस IMS वाले डैशबोर्ड में से हटेगा। When will documents appear in IMS? IMS में कब दिखेंगे डॉक्यूमेंट्स? As soon as they are saved by the supplier. GSTR 1, 1A और IFF में जैसे ही वो सेव भी कर लेता है उस इनवॉइस को, आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपने IMS डैशबोर्ड में दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कि 2A के अंदर होता है। सिमिलरली यहाँ पर आपको IMS डैशबोर्ड के अंदर भी वो इनवॉइसेस दिखेंगे जो आपको 2A में दिखाई देते हैं जनरली। कैन एक्शंस बी टेकन ऑन मल्टीपल रिकॉर्ड्स? बिल्कुल, सभी को एक साथ सेलेक्ट करके आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो, ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि परचेज के ढेर सारे इन्वॉइसेस होते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए ये फंक्शन तो देना पड़ता ही है कि एक साथ आप में भी 1000 इन्वॉइसेस भी अगर परचेज गए हैं तो सभी के सभी सेलेक्ट करके आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। What documents will not appear? Documents such as GSTR, those from GSTR 5, 6, IceGate, RCM records and invoices जिन पे ITC एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल है, RCM वाले और IceGate वाले, GSTR 6 और 5 वाले जो कि IMS बट विल गो डायरेक्टली टू 2B, ये इन्वॉइसेस आपको जो है IMS डैशबोर्ड में नहीं दिखाई देंगे, सीधे 2B में आपके ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। चलिए जी, Who can access IMS? Taxpayer registered as normal, SCZ यूनिट्स वाले भी और कैजुअल टैक्स पेयर भी IMS को एक्सेस कर सकते हैं। What actions can be taken in IMS? IMS में एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, ये तीन ही ऑप्शन आपके पास हैं, जिससे कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले हट जाएंगे, पेंडिंग वाले वहीं पर पेंडिंग रहेंगे। Can actions be changed after they are taken? Yes, action can be changed multiple times before filing 3B. जब तक आपकी 3B फाइल नहीं हो जाती, आप कितनी बार भी उनको एक्सेप्ट रिजेक्ट वो कर सकते हैं, तब तक वो वहाँ से हटेंगे नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही आपने 3B फाइल की, वो ट्रिगर होगा, वहाँ पर आपके IMS डैशबोर्ड पर वो हट जाएंगे आपके इनवॉइसेस, और जो पेंडिंग है वो रह जाएंगे। 3B की समरी जनरेट होने में आई बिलीव कि अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये चीज़ भी इनको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और GST का जो पोर्टल होता है आपको पता ही है कितना धीरे चलता है, तो आई होप इसके लिए भी उन्होंने कुछ किया होगा उनकी IT डिपार्टमेंट ने। What happens if an invoice is amended? अगर कोई इन्वॉइस अमेंड होता है तो उसका क्या होगा? If original and amended records belong to डिफरेंट GSTR 2B पीरियड्स, अलग अलग GSTR 2B पीरियड्स से रिलेटेड हैं, एक्शंस मस्ट बी टेकन ऑन द ओरिजिनल फर्स्ट, इफ इन द सेम पीरियड द अमेंडेड रिकॉर्ड विल ओवरराइड द ओरिजिनल वन।
देखिए जी, दोनों के दोनों पहले तो बात है, अगर ओरिजिनल और अमेंडेड रिकॉर्ड जो है ना वो GSTR 2B अलग अलग डिफरेंट पीरियड से होने चाहिए। एक्शन मस्ट बी टेकन ऑन दी, पहले ओरिजिनल पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अमेंडेड वाले पे एक्शन ले पाओगे। जैसे कि GSTR 1 फाइल नहीं कर देते तब तक 3B फाइल नहीं कर सकते, वैसे ही अगले मंथ की GSTR 1 भी आप नहीं फाइल कर पाते हो अभी जो GST सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से। वैसा ही सेम तरीका इन्होंने यहाँ भी अपनाया है कि जो भी एक्शन लेना है पहले ओरिजिनल इनवॉइस पे लेना है, वही फिर आप उसके बाद आप अमेंडेड इनवॉइस पे कुछ भी एक्शन ले पाएंगे। What happens to documents on which actions are taken? Accepted records will move to the ITC available section. Rejected records go to ITC rejected section, and pending records stay in IMS until accepted, rejected or past the timeline. ठीक है जी, जो रिजेक्टेड है मान लीजिए उनको एक्सेप्ट करना पड़ा तो क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में आई होप आगे कुछ दिया होगा, लेकिन जब तक वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो जाती उसके ऊपर एक्यूरेसी के साथ कुछ नहीं कह सकते। आई होप कि ऐसा फंक्शन होगा जो कि आप एक्सेप्ट कर सकते होगे उसको दोबारा, और एक्सेप्टेड को दोबारा रिजेक्ट कर सकते होगे, या फिर पेंडिंग में डालना चाहते होगे। जब तक कि आपने 3B फाइल नहीं की ये फंक्शन आपके पास अवेलेबल दिया जाएगा। विल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डॉक्यूमेंट्स बी पार्ट ऑफ ISCM? नो, ये तो अभी हमने पढ़ा भी था, जो RCM में हमने पे किया वो उसमें नहीं दिखाई देगा, वो सीधा 2B में आपको क्लेम करना पड़ेगा। हाउ कैन आई डाउनलोड डेटा फ्रॉम IMS से डेटा कैसे डाउनलोड किया जाएगा? एक्सेल फाइल एक आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों, जैसे कि 2B में भी मिलती है, 2A में मिलती है, आपको एक एक्सेल फाइल जनरेट करके मिल जाती है जिसमें आप फिल्टर लगा सकते हो, जो चीज़ करना चाहते हो करो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ GSTR 2B इन IMS में क्या रोल है GSTR 2B का? GSTR 2B will continue to be generated on the 14th of every month, 14 तारीख को जनरेट हो जाएगी। Reflecting accepted, deemed accepted and rejected records with no action will be treated as accepted. जिनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, और जो रिजेक्ट हैं वो रिजेक्ट हैं, जो एक्सेप्ट है वो एक्सेप्ट है, जो पेंडिंग है वो पेंडिंग रहेंगे। पेंडिंग के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा कि आप पेंडिंग में रखना चाहते हो, अदरवाइज वो एक्सेप्ट हो जाएगा जब GSTR 2B जनरेट होगी तब। What happens if GSTR 3B is not filed for the previous period? पिछले मंथ की अगर 3B ही नहीं फाइल की तब क्या होगा? If the previous GSTR 3B is not filed, 2B for the current period will not be generated on the 14th, but it can be generated manually after filing GSTR 3B. तो मैनुअली ही जनरेट आप उसको बाद में कर पाएंगे, जब तक आप पिछले मंथ की 3B नहीं फाइल करोगे 2B करंट मंथ की जनरेट नहीं होगी, आपको मैनुअली जनरेट करनी पड़ेगी जब आप पिछले मंथ की 3B फाइल कर दोगे तब। यानी कि वो इंटर रिलेटेड है, जब तक 3B फाइल नहीं होगी तब तक 2B जनरेट नहीं होगी। पिछले मंथ की 3B करंट मंथ की 2B में बात कर रहा हूँ। व्हाट इफ अ रेसिपिएंट रिजेक्ट्स एन इनवॉइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 आफ्टर द ITC डेडलाइन? रेसिपिएंट शुड reconcile the records before filing GSTR 1 for October 2024. If a record is rejected, the ITC won't flow to GSTR 2B, but the action can be changed and GSTR 2B computed before filing 3B. रिकम्प्यूट हो जाएगा बिफोर फाइलिंग 3B से, एक्शन जो आपने लिया था वो चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था और जिसमें मैं डाउट बता रहा था कि देंगे या नहीं देंगे, पर वो देंगे ही देंगे, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने वाली है। फॉर एग्जांपल किसी ने एक बार एक्सेप्ट कर दिया बट गलती से एक्सेप्ट कर दिया तो वो आप चेंज करने का आपको मौका मिलेगा। कैन ए सप्लायर अमेंड एन फॉरवर्ड चार्ज मैनेजमेंट इनवॉइस FCM इनवॉइस टू एन RCM इनवॉइस? Yes, the supplier can amend FCM to RCM within the time limit and the system will adjust the ITC accordingly. Obviously आपको ऑप्शन दिया जाएगा, कोई FCM का आपको RCM में कन्वर्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन RCM को आपको इनपुट से आप तो पे नहीं कर पाओगे, आपको तो कैश में ही पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये फैसिलिटी यहाँ पर डिपार्टमेंट ने दी है। कैन द प्लेस ऑफ सप्लाई बी चेंज्ड इन GSTR 1? Yes, but if the place of supply changes and makes the ITC ineligible, the recipient must reverse the ITC.
ठीक है जी। प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से अगर आईटीसी इनएलिजिबल होता है तो जो रेसिपिएंट है आईटीसी का इनपुट का उसको रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी को। व्हाट हैपेंस इफ द रेसिपिएंट रिजेक्ट्स ए क्रेडिट नोट अगर रिजेक्ट कर देता है, इफ रिजेक्टेड द कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी विल बी एडेड बैक टू द सप्लायर्स GSTR 3B फॉर द सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। हमने क्रेडिट नोट इशू किया लेकिन जो रेसिपिएंट उसने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद उसने 3B फाइल कर दी, हमने यहाँ पर 3B पहले ही फाइल कर दी, तो अगले मंथ में हमको वो रिवर्स करना पड़ेगा इनपुट, और उतना फिर हमको ऑटोमेटिकली हमारी आउटपुट लायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। चलिए जी, ये थे FAQs, कुछ डिपार्टमेंट ने ही अपने लॉन्च किए हैं, मैंने बस थोड़ा इनका समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है जिससे कि ज़्यादा जल्दी एक बार ग्लैंस दे दिया जाए, नज़र दे दी जाए, तो आप इनको देख लीजिएगा। जैसे ही अब बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिपार्टमेंट भी नहीं बता सकता, क्योंकि 100% चीज़ें पहले नहीं बता सकते कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या एरर्स आएंगे, क्या क्या उसके बारे में है, वो नहीं पता चलता जब तक सिस्टम का एक्चुअल यूज़ होना नहीं शुरुआत हो जाती। तो एक्चुअल यूज़ की हम 1 अक्टूबर तक वेट करेंगे, लेकिन उसका जो एक्चुअल यूज़ है वो तो 14 तारीख को ही पता लगेगा। तो तब तक के लिए वेट करते हैं और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में ऐसे ही और बेहतरीन जानकारी के लिए GST से रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।